और अकाउंटेबिलिटी मतलब तुमको जवाब देना पड़ेगा, अपन जनता अपन पूछेगा, तुमको बताना ही पड़ेगा भाई तुम हमारे पैसे से काम कर रहे। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये है लेक्चर नंबर 1। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर दिया है, तो आप जरूर उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के साथ जाकर के देखिए या आई बटन ऊपर प्रेस करते हैं तो वहां पर भी आपको वीडियोस जो है मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं दोस्तों, वहां पर हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां हमें बहुत सारी बातें हमारे भारतीय संविधान के बारे में पता चलेंगी। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखा गया ये महान ग्रंथ, ये संविधान जिसके आधार पर देश चलता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसे समझने की कोशिश हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं यहां पर। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। जी हां, जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, द ग्रेट, द लेजेंड, इन्होंने हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को हमने इसे अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने लिखा और हमने इसे अडॉप्ट किया। दोस्तों, आजादी तो हमें 1947 में मिल गई थी, लेकिन हमारा देश हमें कैसे चलाना है, क्या रूपरेखा होगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसे हमें जो है फ्रेम आउट करना था। और वो जब फाइनली हमने कर लिया तो हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट कर लिया। तो दोस्तों, उसी के बारे में यहां पर इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इस समय के बाद से जब भी देश के अंदर सरकारें बनी हैं तो हर सरकार ने यही कोशिश की है और उन्हें करना ही है, दैट दे हैव टू फॉलो एंड अबाइड बाय द प्रिंसिपल्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी संविधान में लिखा है उसी के आधार पर सरकारें चलेंगी, उसी के आधार पर देश चलेगा और सरकारें अपनी योजनाएं, अपनी पॉलिसीज जनता जनार्दन के लिए उसी प्रकार बनाएंगी। इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द वाइड रेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय डेमोक्रेसी, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो एक विशाल डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है इस दुनिया का। तो इसके अंदर क्या वैरायटी ऑफ रेंजेस हैं, क्या क्या अलग अलग चीजें हैं इसके अंदर, वो सभी को कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे जगह दी गई है वो समझने की कोशिश करेंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल टेक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द वाइड रेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन इट्स पॉलिटिकल प्रोसेस एंड स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी सामाजिक इक्वालिटी जो है, समाज के अंदर जो भेदभाव होता था पहले आजादी के, उसको निकाल करके कैसे अब सोशल इक्वालिटी लाई गई है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय कैसे लाया गया है, ये सारी बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कैसे बदली हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मुख्यतः इस चैप्टर में वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, नेमली डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और जुडिशियल सिस्टम। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। जी हां, 3 इंपॉर्टेंट चीजें, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और जुडिशियल सिस्टम, इन्हीं तीनों पर फोकस करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि भाई हमारा देश एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा और ये कोई भी राजा महाराजा के अंडर नहीं चलने वाला, कोई भी यहां पे ऑटोक्रेसी नहीं करने वाला है, यानी वन मैन आर्मी, हिटलर शाही की तरह इसे नहीं चलाने वाला है। यहां पर एक डेमोक्रेसी की तरह हम देश को चलाएंगे अंग्रेजों के जाने के बाद, और इसी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे अधिकार हमें दिए गए हैं। दूसरी बात दोस्तों, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय मिलना बहुत जरूरी है, उसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि कानून के सामने सभी इक्वल होंगे, सोशल जस्टिस सभी को मिलेगा, इसके बारे में यहां पर चर्चा की गई। और आखिर में दोस्तों, जुडिशियल सिस्टम, अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं उन्हें फॉलो नहीं करता है तो जुडिशियल सिस्टम बनाया गया है जिसके जरिए कानून का पालन करवाया जाए हर वर्ग से, हर क्षेत्र में, और इसी को जुडिशियल सिस्टम के जरिए हमें समझने की कोशिश हम यहां पर इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो दोस्तों,
दोस्तों वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वी विल बी फोकसिंग ऑन डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी और उसके अंदर जो जो अलग अलग घटक हैं उन्हें समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, डेमोक्रेसी कुल मिलाकर के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या हम सेक्शंस कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर हमें पढ़ने हैं। इन चारों को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से याद रखने के लिए और लिख करके अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है डॉक्टर PR। डॉक्टर PR। जी हां दोस्तों, डॉक्टर PR यानी डी से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन दैट इज RTI 2005 और PR यानी पॉलिटिकल मैच्योरिटी, राइट टू वोट। पॉलिटिकल मैच्योरिटी, राइट टू वोट। पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड राइट टू वोट। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है उसके अंदर ये 4 सेक्शंस हैं या हम कह सकते हैं 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो हमें पढ़ने हैं। डॉक्टर PR, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड राइट टू वोट। चलिए हर एक पॉइंट को आप बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर इस पूरे चैप्टर में फोकस करने वाले हैं। उन्हीं में से पहला प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी। चलिए अब डेमोक्रेसी के अंदर ये जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हें समझ लेते हैं बारीकी से। सबसे पहले DRPR यानी डॉक्टर PR के अंदर डी से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। जी हां दोस्तों, ये शब्द ही अपने आप में आंसर है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है कि भैया हमें सेंट्रलाइजेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं करना है। हमने संविधान के जरिए ये क्लियर कट कर दिया है कि ये राजाशाही या तानाशाही नहीं होगी, ये जनता की सरकार होगी और इसी को कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी, जहां पर किसी एक के हाथ में कभी भी सारा पावर नहीं होगा। क्योंकि अगर सारा पावर हमने किसी एक के हाथ में दे दिया तो वो इस पावर का मिसयूज कर सकता है और वही तो हम नहीं चाहते थे। क्योंकि जैसे आजादी के पहले हमने देखा मुगल शासन हो या उसके बाद ब्रिटिशर्स हो, सभी के हाथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होने की वजह से उन्होंने हमारा बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया और ये अब ना हो, इसीलिए संविधान के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पावर। अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों, मिसयूज ऑफ पावर को कंट्रोल करता है एंड ऑल्सो इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन पीपल, यानी आम जनता के लिए पार्टिसिपेट करने का, पॉलिटिकली उनके लिए दरवाजा खुलता है। दोस्तों राजाशाही के टाइम पर या तानाशाही के अंदर कभी भी जनता से पूछा नहीं जाता है, जनता से राय नहीं ली जाती है, जनता का ओपिनियन नहीं समझ में आता है, सिर्फ और सिर्फ जो राजा कह देता है वही हो जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स जब डेमोक्रेसी की ओर बढ़ती है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का होता है ना, तब जनता को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो चुन सकें उसके लिए क्या सही है। आज हमारा लोकल नगर सेवक तक हम चुनते हैं, आज प्रधानमंत्री तक हम चुनते हैं, हम वोट देते हैं और हमारे वोट के अंदर वो ताकत है जिसके जरिए हम जो है चुनने का अधिकार पाते हैं। और वही यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए कहा गया है दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड द प्रोविजन फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। वन सच इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज रिगार्डिंग एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मेकिंग जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस अ रियलिटी। यानी हमारी महानगर पालिकाएं हों, लोकल ग्राम पंचायत हों, सभी को लोकल सेल्फ गवर्निंग अधिकार दिए गए हैं अपने क्षेत्र को अच्छा, खुशहाल, डेवलप्ड बनाने के लिए और उन्हें काफी अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए भी अधिकार दिए गए हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी निरंतर, लगातार आजादी के बाद से ही ये कोशिशें चलती रही कि डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज्ड रखें और ज्यादा से ज्यादा जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम बढ़ावा दें। यस, वन सच इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट is the 73rd and 74th amendment to Indian Constitution। अमेंडमेंट का यहां पर मतलब समझ जाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन तो डायनामिक बनाया था और बाबा साहेब अंबेडकर जो थे हमारे, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया ही कुछ इस प्रकार की भैया जरूरत के हिसाब से, आगे आने वाले पीढ़ी के हिसाब से, जनरेशंस के हिसाब से हम इसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस यानी बदलाव भी कर सकें। तो हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट जो किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को। यानी ये जो लोकल बॉडीज होती हैं, महानगर पालिका या ग्राम पंचायत या कोई भी लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, इन्हें हमने संवैधानिक अधिकार दिए और उनके पावर्स को बढ़ाया। आज हम देखते हैं कि ये लोकल महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत जो होते हैं, ये अपने लेवल पर भी कई निर्णय लेते हैं लोगों के हित में, लोगों की भलाई के लिए। तो ये तभी वो कर पाते हैं जब
उन्हें वो अधिकार संविधान से मिला हुआ है और इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों लंबा चौड़ा पैराग्राफ जरूर है, लेकिन पॉइंट्स टू रिमेंबर में याद रखिए। अगर ये 2 पॉइंट्स अच्छे से आप याद रख लें तो ओन वर्ड्स में आसानी से इस आंसर को आप प्रेजेंट कर पाएंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहली बात, डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, तो इट कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पावर एंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करता है, कंट्रोल करता है क्या, मिसयूज को, कंट्रोल्स मिसयूज, कंट्रोल्स मिसयूज ऑफ पावर एंड क्या करता है, क्रिएट करता है बॉस, क्या क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की कॉमन पीपल के लिए। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आप याद रखेंगे यहां पर कि 73rd और 74th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, तो यहां पर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को और उनके पावर्स को इंक्रीज कर दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों डीआरपीआर यानी डॉक्टर पीआर के अंदर पहला डी आप समझ गए होंगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर, जहां ये हमारा अगला पॉइंट है राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें हर चीज जानने का अधिकार है क्योंकि हम हैं इस देश के नागरिक। हम ही तो चुनने वाले हैं नेताओं को, हम ही चुनने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर को, हम ही चुनने वाले हैं हमारे लोकल नगर सेवक को। तो वो क्या करता है, वो कैसे पैसे यूज करता है हमारे दिए हुए, हमारे टैक्सेस से भरे हुए, उनका हर एक कच्चा चिट्ठा हमारे पास होना चाहिए और वही है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए एक कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपेरेंसी डेवलप होती है, सरकार क्या कर रही है वो जनता को हमेशा पता होता है। हम पूछ सकते हैं कि भैया कैसे किया, क्यों किया, कितने पैसे लगे। एवरीथिंग इज आवर राइट टू गेट इन्फॉर्म्ड। यस, हमारा अधिकार है कि हम हर एक छोटी बड़ी गतिविधियां जो देश में हो रही हैं उसके बारे में जानें और इसके लिए आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं और उसके जरिए आपको उत्तर सरकार उसका दे सकती है। सिटीजन एम्पावरमेंट इज द एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजंस पार्टिसिपेशन एंड इंटरैक्शन विद द गवर्नमेंट। यानी सरकार से जब तक संवाद नहीं होगा तब तक आपको क्लैरिटी कैसे मिलेगी, आपको पता कैसे चलेगा किस दिशा में देश चल रहा है। तो अगर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं आपको पता होना चाहिए, तो इसके बारे में आप आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आप सरकार से जवाब मांग सकते हैं और सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजंस एंड गवर्नमेंट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम। यानी इसके जरिए एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक भरोसा निर्माण होता है कि हां सरकार हमारे हित में ही काम कर रही है, सरकार कुछ छुपा नहीं सकती है, सरकार कुछ इलीगल नहीं कर सकती, सरकार के मन में भी ये डर रहेगा कि यार जनता कभी भी सवाल पूछ सकती है। यस, ये अधिकार हमने राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए आरटीआई के जरिए 2005 में दिया। सिटीजंस हैव अ राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये 2 शब्द को अंडरलाइन कर लेना। क्यों ये राइट टू इंफॉर्मेशन बनाया गया, क्यों ये आरटीआई बनाया गया? सो दैट देयर इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रांसपेरेंसी यानी कुछ भी छुपा के नहीं करना है, बताना है भाई क्या कर रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी मतलब तुमको जवाब देना पड़ेगा, अपन जनता अपन पूछेगा, तुमको बताना ही पड़ेगा भाई तुम हमारे पैसे से काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी which are the hallmarks of good governance। यही तो अच्छी गवर्नमेंट की निशानी है। Right to information has made the government more transparent and has reduced the element of secrecy in the working of government। यानी इस right to information के जरिए जो छुप छुपा कर घोटाले हो जाते थे ना, उसका एलिमेंट थोड़ा सा कम हो गया है। यस, यहां पर दोस्तों पॉइंट्स टू रिमेंबर में 2 इंपॉर्टेंट बातें आपको हमेशा याद रखनी है। राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये 2 पॉइंट्स उसमें झलकने ही चाहिए। सबसे पहला, टू क्रिएट कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। क्यों बनाया गया? तो टू क्रिएट कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन केम एज एन इंपॉर्टेंट एक्ट व्हिच ब्रॉट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आखिर में दोस्तों याद रखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन हैज मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट। इसके जरिए क्या हुआ है, तो गवर्नमेंट काफी पारदर्शिता वाली हुई है, ट्रांसपेरेंट हुई है, एंड हैज रिड्यूस्ड द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दूसरा पॉइंट यहां पर डॉक्टर पीआर के अंदर आर से राइट टू इंफॉर्मेशन आप समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। जी हां दोस्तों, पॉलिटिकल मैच्योरिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है।
याद रखिए, सिर्फ डेमोक्रेटिक नेशन होने से कुछ नहीं होता। ये बहुत जरूरी होता है कि आप में पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी आ जाए। डेमोक्रेसी सिर्फ नाम का रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर बन के ना रह जाए, बल्कि आपके लाइफ में भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज होने बहुत जरूरी है। दूसरों को भी उतना ही बोलने का अधिकार है जितना आपको है। जब ये आप मानना शुरू कर दें तो आप समझ जाइए कि आप में डेमोक्रेटिक वैल्यूज आ चुके हैं। हर किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना और सभी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, यही होती है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। Yes, democracy does not merely imply a representative structure, सिर्फ एक स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी नहीं होता। The essence of representative system is to integrate the principles of democracy in actual practice। सही मायने में डेमोक्रेसी जब एक्चुअल प्रैक्टिस में होगी तभी तो वो एक अच्छी डेमोक्रेसी होगी, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी होगी। और कुछ हद तक भारत, काफी हद तक मैं कहूंगा कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इस दुनिया में उभर कर आया है। वंस दिस इज डन, डेमोक्रेसी बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी। अकॉर्डिंगली द इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। हमारे यहां पर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, हम वोट करते हैं और वो वोट से जीते हुए लोग ही पार्लियामेंट में जाकर के बैठते हैं और निर्णय लेते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो या लोकल गवर्नमेंट, यहां पर भी हमारे चुने हुए लोगों को ही हम मौका देते हैं काम करने का। होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज एन आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। 5 साल में अपने देश में इलेक्शन होता है, फ्री फेयर होना बहुत जरूरी है इन इलेक्शंस का। यहां पर एक बात आपको नोट करनी चाहिए कि किसी भी इलेक्शन में जनता से पैसे नहीं लिए जाएंगे, ना ही उनको डरा के धमका करके वोट देने के लिए कहा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेंस होता है डेमोक्रेसी का। इंडिया इज अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी और यही बातें इंडिकेटर हैं कि इंडिया एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, तो क्योंकि यहां पर फ्री और फेयर इलेक्शंस जो है रेगुलर इंटरवल्स पर होते रहते हैं। द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल कंपटीशन शोज दैट इंडियन डेमोक्रेसी हैज बिकम सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यानी अब हम देखते हैं हर साल जब भी इलेक्शन होते हैं, 4-5 सालों में जब भी इलेक्शन होते हैं, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों के हो या देश भर के हो, तब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अब लोगों का बढ़ता जा रहा है। युवा वर्ग भी अब वोट देने के लिए निकल कर जाता है, वोटिंग करता है, और इससे ही पता चलता है कि भारत एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बन रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर मैं कहूं पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो वंस अगेन देयर आर 2 पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू राइट इन द आंसर। एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी का आपको मतलब लिखना होगा, इट इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर ही डेमोक्रेसी नहीं होता, उसे जिंदगी में उतारना, एक्चुअल प्रैक्टिस में डालना ही डेमोक्रेसी होता है। इसके अलावा इंडियन पीपल हैव डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में क्या होता है, तो यहां पर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में या लोकल गवर्नमेंट में। इसके अलावा आखिरी में आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है, इंडियन डेमोक्रेसी हैज बिकम सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यानी ये बोनस पॉइंट में आप याद यही रखेंगे कि बॉस, इंडिया जो है एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। डॉक्टर पीआर के अंदर आखिरी पॉइंट है राइट टू वोट। हमें संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है वोट करने का, और ये सबसे बड़ा पावर है, ये सबसे बड़ा अधिकार है। वोट करके हम चुन सकते हैं, हम इलेक्ट कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं उन्हें जो हमारे बिहाफ पर देश को चलाएंगे, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बिजी हैं, हम हमारे लाइफ में हमारे कामों के अंदर बिजी हैं, हमारे बिहाफ पर काम करने के लिए हम चुनते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज राइट टू वोट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड द प्रोविजन ऑफ राइट टू वोट फॉर अडल्ट्स। यहां पर हमने सभी अडल्ट्स को, अडल्ट सफरेज के माध्यम से सभी 18 वर्ष के ऊपर के आयु के जो लोग हैं उन्हें वोटिंग करने का अधिकार दिया है। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, अगर आजादी के पहले की बात करें तो सेवरल ऐसे प्रोविजंस थे जहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, रोक टोक थी, बहुत सारे वर्ग को वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता था। ये सारी बातें आजादी के पहले होती थी। जैसे ही आजादी मिली, हमने खुद का संविधान बनाया और संविधान के तहत हमने सभी अडल्ट्स को वोट करने का अधिकार दिया। सारे डिस्क्रिमिनेशन, जाति पाति के डिस्क्रिमिनेशन हो या कास्ट एंड क्रीड के हो या मेल फीमेल के हो, सभी भेदभावों को, सभी डिस्क्रिमिनेशन को निकालते हुए सभी को इक्वली वोट देने का अधिकार हमने दिया, अडल्ट्स को वोटिंग करने का अधिकार दिया। शुरुआत में दोस्तों ये जो प्रोविजन बनाया गया, इसमें 21 साल यानी 21 इयर्स की एज जो है लिमिट रखी गई थी। 21 के ऊपर जो भी होगा वो वोट दे पाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय की मांग थी और पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा था, यंग माइंड्स को, यंग और युवा लोगों को इस प्रोसेस से जोड़ना भी जरूरी था और इसीलिए इस एज को 21 से 18 कर दिया गया। यस, ऑल सच प्रोविजंस वर कैंसल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड adult suffrage by giving the right to vote equally
इक्वली, यानी सभी को अधिकार आजादी के बाद वोट करने का मिला। और वो किसे मिला? तो टू बोथ मेन एंड वुमेन अबाउट द एज ऑफ 21 years. The voting age was later reduced from 21 to 18, which gave opportunity of political participation to the young generation in India, यानी युवा पीढ़ी को भी अब वोटिंग के प्रोसेस में हिस्सा लेने का एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिल गया। Yes, my dear students, such provisions have made India the largest democracy in the world. आज हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और सिर्फ क्वांटिटी वाइज नहीं, क्वालिटी वाइज भी हम एक बड़ी डेमोक्रेसी बने हैं। दिस चेंज इज नॉट क्वांटिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव एज न्यू पॉलिटिकल पार्टीज आर इमर्जिंग। आज हम देखते हैं कई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हमारे देश में बन रही हैं नई विचारधाराओं के साथ, अलग अलग विचारधाराओं के साथ, और यही एक एविडेंस है कि भैया हमारे देश में लोग पॉलिटिक्स में अभी भी आना चाहते हैं, आते हैं और नई सोच के साथ, नई विचारधारा के साथ डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहते हैं। दिस चेंज इज नॉट ओनली क्वांटिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव एज न्यू पॉलिटिकल पार्टीज आर इमर्जिंग विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ यंग वोटर्स। दीज पार्टीज रिप्रेजेंट वेरियस एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल एंड कंपीट इन द पॉलिटिकल स्फीयर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आखिरी पॉइंट डॉक्टर पीआर में राइट टू वोट आप समझ पाए होंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले तो प्री इंडिपेंडेंस, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, याद रखिए प्री इंडिपेंडेंस पीरियड देयर वेर मेनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट्स। दूसरा पॉइंट याद रखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस, यहां पर क्या था? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल सच प्रोविजंस वेर कैंसिल्ड। और उसके बाद आपको याद रखना है तीसरे पॉइंट पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? तो उसने गारंटी दी, अडल्ट सफरेज के माध्यम से राइट टू वोट का अधिकार दिया सभी को। पहले 21 साल से ऊपर को यह अधिकार था, उसके बाद इसे रिड्यूस करके 18 इयर्स कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेमोक्रेसी नाम के इस सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा, और इसी के 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने डेमोक्रेसी के अंदर देखे। ये कुछ इस प्रकार शॉर्ट कोड है डॉक्टर पीआर यानी डीआरपीआर, डी से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, आर से राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई 2005, इसके अलावा पॉलिटिकल मैच्योरिटी, और आर से राइट टू वोट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरा आंसर आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, पर्सनली कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आपको मैं इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, आईडी है राजगौर जयश्वी। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हम टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आखिर में यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन, अवेलेबल है प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर। यहां पर भी हम लगातार अपडेट्स देते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, जरूर इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।